राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आज के समय में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जिनकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, राहु 6 में राहु स्टेशनरी मिल जाए या राहु सम मिल जाए, थोड़ी देर के लिए रुके हुए हों, वे कुंडलियां सबसे पावरफुल होती हैं। जिनको राहु 6 नंबर मिला है वो समझिए कि आप एक बूंद लेके पैदा हुए हैं, आप एक ब्लेसिंग्स लेके पैदा हुए हैं। कि अगर यहां पे राहु है, फाइट तो होगी, झगड़ा तो होगा, बट वो यहां से निकल जाएगा। जहां राहु है वहां पे आप चीजें दिखाना चाहते हो, वहां पे शो ऑफ है। शिव जी की उपासना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो बात ऐसी है कि चीज़ें अधूरी नहीं छोड़ते हम, ये मंच चीज़ें अधूरी नहीं छोड़ता, लेकिन हाँ देरी ज़रूर हो जाती है। अब राहु सीरीज़ जो है वो हमारी पेंडिंग है और उस पर बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आप कब पूरी करेंगे, उस पर कब और बात होगी। तो राहु 6 और 7 पे क्या रिजल्ट्स देता है उसके बारे में बात करेंगे, गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी। सारी बातें होंगी, लेकिन पहले स्वागत होगा। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी राहु सीरीज़ जो है वो अभी बाकी है और इतने कॉल्स और मैसेजेस और शिकायतों के बाद आज हम राहु पे फिर से वापस आए हैं। 6 और 7 में रिजल्ट की बात है। पुनीत जी, होता पता क्या है, दरअसल जब काम करने वाला एक इंसान हो, पूरी टीम ना हो, बेसिकली टीम इन द सेंस कि जब आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो जब आप ही फ्रंट फेस हो और आप ही सारा कुछ हैंडल कर रहे हो तो इतना समय लगना जायज़ है, क्योंकि हर तरफ से क्लासेस भी चल रही हैं, कंसल्टेशंस भी चल रही हैं, प्रेपरेशन भी करना होता है। जब सामने आना होता है तो बहुत कुछ सीख के आना होता है, बड़ा कुछ पढ़ के आना होता है, बड़े नोट्स निकाल के लेके आने होते हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन ज़्यादा समय ना लेते हुए आज राहु सीरीज़ की और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राहु 5 तक हमने प्रेडिक्शंस की थी कि राहु 5 में लोग कैसे होते हैं। आज राहु 6 की और राहु 7 की हम बात करेंगे कि राहु 6 में और कैसा काम करेगा और 7 में कैसा काम करेगा। देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आज के समय में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक्टिवेशन अगर ना हो तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो छूट जाती हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये। समा कौन सा है जिसमें हर चीज़ हर इंसान को चाहिए। हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ के लिए वर्क कर रहा है, राइज करने के लिए वर्क कर रहा है। तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो रॉयल्टी वाला प्लेनेट है। इसकी वजह से ज़िंदगी में रॉयल्टी ऐड होती है। राहु 6 नंबर राहु का अपना खुद का घर है। केतु का 12वां, इसका 6ठा। एक नेचुरल प्लेस है जहाँ पे राहु वेल परफॉर्म करता है, बहुत ताकतवर है। यहाँ पे राहु को यहाँ पे फुल एनर्जी मिली हुई है, फुल पावर मिली हुई है। राहु और केतु वक्री चलते हैं, लेकिन किसी एक प्रिसाइजली एक टाइम पे ये स्थिर भी होते हैं, सम भी होते हैं। खास करके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उस टाइम पे क्या होता है कि ये राहु का काम क्या है, सूर्य को खाना। ग्रहण किसको कहा जाता है, जब राहु सूर्य को खाने की कोशिश करता है। उस टाइम पे ये थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी होते हैं, कुछ देर के लिए, 1 डेज के लिए, मैक्सिमम 2 डेज के लिए ये स्टेशनरी होते हैं। और जिनकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, राहु 6 में राहु स्टेशनरी मिल जाए या राहु सम मिल जाए, थोड़ी देर के लिए रुके हुए हों, वे कुंडलियां सबसे पावरफुल होती हैं। 6 नंबर राहु को क्यों जन्म मिला, यहाँ पे 6 नंबर राहु क्यों आया, क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसे इंसान के पेंडिंग कर्मास थे। कौन से? फाइट करने वाले, नेचुरल वॉरियर है। ऐसे इंसान के ढेर सारे दुश्मन मिलेंगे। क्यों? ज़िंदगी में राइज बहुत मिलता है ऐसे इंसान को, और जो कामयाब इंसान होता है उसकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। आप ध्यान से सोचिए, जब कोई इंसान राइज हो रहा होता है तो कभी उसकी कोई छोटी सी बात गलत निकल आए, कुछ छोटा सा कोई छोटी मोटी चीज़ निकल आए तो उसको तूल दिया जाता है। क्यों? फेमस है। 6 नंबर राहु वाले बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। 6 नंबर राहु को फेमस का टैग मिला हुआ है। बशर्तियाँ भी यहाँ पे राशि कौन सी है। अगर राशि यहाँ पे कोई भी अच्छी राशि आ रही है, क्योंकि सबसे वेल परफॉर्म करता है मर्क्यूरियंस में, 6 नंबर में और 3 नंबर में। यहाँ पे राहु अगर 3 नंबर राशि में है तो वेल परफॉर्म करेगा, बड़ा टॉकेटिव बंदा होगा, लेकिन अपनी बात को रखना जानता है।
लेकिन यहाँ पे एक नेचुरल टेंडेंसी है फाइट करने की, झगड़ा करने की। बिना झगड़े के काम ही नहीं होगा। ये सर्विस का घर है, यहाँ से सर्विस देखी जाती है, नौकर चाकर यहाँ से देखे जाते हैं, पेट्स यहाँ से देखे जाते हैं, झगड़ा यहाँ से देखा जाता है। और यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी है राहु की फाइट करने की, झगड़ा करने की। बिना झगड़े के खाना हजम नहीं होगा, झगड़ा होगा ही होगा। वर्किंग प्लेस पे ऐसे लोगों के टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। राहु यहाँ पे बेसिकली वॉरियर, लड़ने के लिए पैदा हुआ। ज़्यादा दुश्मनी, और फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? नुकसान नहीं होता। जितना मर्जी बड़ा दुश्मन सामने खड़ा हो, नुकसान नहीं कर पाता, डैमेज नहीं कर पाता। एंड ऑफ द डे राहु 6 की जीत होती है। नेचुरल प्लेस है, पावरफुल प्लेस है, दिग्बली भी है यहाँ पे, और राहु यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाता है। जिनको राहु 6 नंबर मिला है वो समझिए कि आप एक बून लेके पैदा हुए हैं, आप एक ब्लेसिंग्स लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट करता है आपके प्रीवियस कर्मस। और यहाँ पे रोग ऋण शत्रु के घर में अगर कोई पावरफुल प्लैनेट बैठ जाए जो रोग ऋण शत्रु को फाइट करने की हिम्मत रखता हो, समझ लीजिए आप ब्लेस्ड हैं। यहाँ पे राहु को एक नेचुरल एनर्जी, नेचुरल पावर मिली हुई है। यहाँ के लोग झगड़ा, इनकी ज़िंदगी के अंदर ना एंटायर लाइफ फाइट्स में निकलती है। किस तरह की फाइट्स? झगड़े चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। कोई ना कोई पंगा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलते रहेगा। ऑफिस के अंदर बॉसेस के साथ कोई ना कोई टिच किच चलती रहेगी। क्यों? यहाँ पे ये लोग छोटे लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। सर्विस का घर है ना, लोग जो सर्विस देते हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। जब उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है तो हो सकता है कई बार ऊपर वाले लोगों को ये चीज़ पसंद ना हो, तो ये इंसान नोटिस में आ जाता है। उस नोटिस के चक्कर में वो इंसान को कई बार मार खानी पड़ती है। बट वो मार कौन सी होती है? कुछ देर के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ का राहु वेल परफॉर्म करता है। नेचर के अंदर झगड़े का होना एक आम बात है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में झगड़ा आप मान के चलिए अनिवार्य है, होता ही होता है। लाख झगड़ा कोशिश करें आप अवॉइड करने की, नहीं होगा। नीति ने आपको ये जगह दी है झगड़े के लिए। आप जितना मर्जी कोशिश करें कि मैं इस झगड़े से निकल जाऊं, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। राह चलते किसी न किसी के साथ पंगा हो जाएगा और वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैं आराम से शांति से यहाँ से निकल जाऊँगा, बट ऐसा नहीं होगा। ये आपको प्रिटेंड करेगा, ये आपको फोर्स करेगा उस चीज़ के अंदर उलझने के लिए। ये एनर्जी ऐसी है जो बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है। तो ये क्या करेगा? आपको उलझाएगा, नाजायज़ भी उलझाएगा। कई बार इंसान ने कुछ नहीं किया होता, गलती भी नहीं की होती, कोई कसूर भी नहीं होता, तब भी उसको सामना करना पड़ता है उन चीज़ों का जिसका उसने कुछ नहीं किया होता, कोई उसका रोल नहीं होता, बट राह चलते गले में मरा हुआ सांप डल जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे गेम ये होती है कि इसमें इंसान कुछ समय परेशान होकर निकल जरूर जाता है। यहाँ पे राहु अगर हो तो दुश्मनों से जीत करने का एक स्टैंप इसको मिली हुई है, एक स्टैंडर्ड है कि अगर यहाँ पे राहु है, फाइट तो होगी, झगड़ा तो होगा, बट वो यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, फंसेगा जरूर, लेकिन निकलेगा जरूर। तो नियति में ने क्या दे दिया? राहु को यहाँ पे वॉरियर बना दिया, झगड़े का वॉरियर बना दिया। फाइट्स होंगी, फाइट्स में नाजायज़ भी फंसेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे निकल जाएगा। इसका एक उपाय है बहुत अच्छा। जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, किसी ऐसे मंदिर में जहाँ पे कोई अग्रेसिव देवी देवता हो, वहाँ के बाहर जो शॉप्स होती हैं वहाँ से कोई हथियार खरीदिए। वो हथियार क्या होता है? जैसे बच्चों की स्वॉर्ड्स आती हैं, तलवारें आती हैं लाल रंग की, आप वहाँ से कोई त्रिशूल खरीद सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए आते हैं। बाहर खिलौने की दुकानें लगी होती हैं, वहाँ से परचेज़ कीजिए, घर पे लेके आइए। और उसके साथ साथ एक रेमेडी और है कि कोई रेड कलर की तलवार लेके या रेड कलर का त्रिशूल लेके आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाके इसको अर्पित कीजिए। साल में एक बार कर दिया कीजिए, नाजायज़ झगड़ों से हमेशा ये साथ बचा रहेगा। तो राहु 6 अपने इष्ट को याद करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। छठे घर का राहु मिल गया, अपने इष्ट को याद कीजिए, बार बार याद कीजिए उनको। आप अगर पूजा भी करेंगे, याद भी करेंगे, उनको वर्शिप करेंगे, तो राहु 6 के एडवर्स रिजल्ट से आप बच जाएंगे। तो राहु 6 किस लिए बना? हम इसको थोड़ा सा अगर न्यूट्रलाइज करके, थोड़ा सा अगर इसको शॉर्ट में बात करें तो इट मीन्स कि राहु यहाँ पे फाइट करने के लिए मिला। राह चलते प्रॉब्लम आएगी, झगड़ा होगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ये एक टेंडेंसी है राहु की, जहाँ पे ये इस तरह का बिहेव करता है। राहु सप्तम भाव में आराम से शादी देगा, आराम से साथ मिलवाएगा,
शादी आराम से हो जाएगी, सब कुछ आराम से हो जाएगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज़ की है कि ऐसे इंसान का अफेयर, अगर इसके ऊपर कोई ग्रह अच्छे की दृष्टि ना हो तो ये अफेयर करवाता है। ये किस तरह का अफेयर करवाता है कि आप ना चाहते हुए भी इस दलदल में फंस जाते हैं। और इसका एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान रिश्ते तो बना लेता है, रिश्तों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। राहु की आदत है, ये देना जानता है लेकिन छीनना नहीं जानता। 4 जगह रिश्ते शुरू कर लिए और चारों रिश्तों को क्लोज करना नहीं आता, क्लोज होगा ही नहीं। सप्तम भाव मासिस का भाव है, सप्तम भाव डेली इनकम का भाव है, सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है। वहाँ पे अब राहु बैठा हुआ है। राहु एक रॉयल प्लेनेट, गंदगी भी इसके अंदर है, रॉयल्टी भी इसके अंदर है, क्योंकि जो इसका बैक है, जिस परिवार से आया है, ये दोनों तरफ से, ननिहाल से और दाद के साइड से, बड़ा रॉयल प्लेनेट है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे रिश्ते एक्सेप्ट हो जाते हैं और मल्टी रिश्ते एक्सेप्ट हो जाते हैं। और लेकिन जब बात ख़त्म करने की आए कि इसको मैं क्लोज कर दूं, वो उससे नहीं होता। यहाँ पे एक राहु का ये वीक पॉइंट है। शुरू करना जानता है, एंड करना नहीं जानता। यहाँ पे ये समस्या खड़ी हो जाती है। और जब राहु सप्तम के अंदर हो, ऐसे इंसान की शादी सेम कॉम्बिनेशन वाले इंसान के साथ होनी चाहिए। राहु इसके 7वें भाव में हो या राहु लगन में हो, किसी तरह का कनेक्शन आपको 1 और 7 का होना चाहिए। वरना यहाँ पे और किसी चीज़ की काट नहीं होगी, मंगल की नहीं होगी, शनि की नहीं होगी, राहु की काट राहु से ही होगी। सप्तम भाव का राहु आपको मजबूर करता है मल्टी रिलेशनशिप्स में जाने के। मल्टी पार्टनर इनके पास होंगे। मल्टी पार्टनर होने की वजह से पार्टनरशिप शुरू तो हो जाएगी, ये बहुत देर तक बेयर करेगा भी और करना भी चाहिए। आपको बहुत जगह अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। बहुत जगह आपको जैसे सब कुछ सामने आपको दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आपको वहाँ पे आंखें बंद करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सप्तम राहु को अपनी आंखें बंद रखनी चाहिए। अगर आंखें खुल गई, अगर आपने वहाँ पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया, आपका पार्टनर आपसे बहुत जल्दी अलग हो जाएगा। चाहे वो लीगल पार्टनर हो, चाहे वो आपको मैरिड पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे इग्नोर करनी पड़ती हैं। अगर वो इग्नोरेंस नहीं होगी तो रिश्ते तार होने में समय नहीं लगेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ें, क्या होता क्या है बेसिकली, कई बार यहाँ पे राहु किसी का हो, वो इंसान सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम तो चल रहा है ना, कोई बात नहीं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। मोर ओवर राहु के 3 नक्षत्र जो हैं 3, 7, 11 के अंदर है। आर्द्रा है, उसके बाद स्वाति है, शतभिषा नक्षत्र है। तो ये होता क्या है कि इस केस में एक थर्ड इंसान इन्वॉल्व रहता है, तो वो भी इस तरह का एक नेचर क्रिएट करता है कि मेरा काम हो रहा है, कोई बात नहीं है, अगर इतना बेयर करना पड़ रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अगर बेसिकली ये होता नहीं है। कोशिश करता है कि मैं कर दूं ख़त्म इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को वाइंड अप कर दूं, लेकिन वाइंड अप होती नहीं है। क्यों? नेचर में शुमार है। देना जानता है, लेना नहीं जानता। शुरू करना जानता है, ख़त्म करना नहीं जानता। सेम शादी के अंदर होता है कि स्पाउस के साथ आपने रिलेशनशिप बना लिया, उसके बाद किसी और जगह रिलेशनशिप बना, अब दोनों को हैंडल करना पड़ता है। हिडन रिलेशनशिप भी चलते हैं और सारी ज़िंदगी हिडन रिलेशनशिप में निकल जाती है। एक साथी को ये नहीं पता होता इसका साथी एक बाहर बेबी है। ये चीज़ तब होती है जब गुरु इस राहु को दृष्टि ना दे रहे हो। अगर राहु को दृष्टि मिल रही हो, सूर्य की मिल रही हो या जुपिटर की मिल रही हो, बृहस्पति की, तो ये चीज़ नलीफाई हो जाती है। वरना राहु यहाँ पे अकेला हो तो ऐसी टेंडेंसी दे देता है कि शुरू तो कर सकते हैं, ख़त्म करने में बहुत समस्या हो जाती है। और ये इनकी एक ऐसी नेचर है जिसकी वजह से अपनी लाइफ के अंदर हेल क्रिएट हो जाता है। ईजीली सब कुछ ईजीली होगा, अफेयर ईजीली चलेंगे, शादी ईजीली हो जाएगी, जहाँ चाहा वहाँ हो जाएगी, लेकिन जो पसंद आया उसको भी एक्सेप्ट करने की मन के अंदर एक इच्छा पैदा करेगा। जो एक्चुअल में गलत है, सोशली गलत है, एमिकेबली वो चीज़ नहीं है ठीक, बट ये एक नेचर है जिसमें ये चीज़ हो जाती है। वट यू कैन हैव टू डू इज़, आपको थोड़ा सा आइसोलेट होना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। राहु सप्तम के लिए सबसे मुश्किल काम है आइसोलेट होना। राहु तो दिखाता है, जहाँ राहु है वहाँ पे आप चीज़ें दिखाना चाहते हो, वहाँ पे शो ऑफ है और बहुत ज़्यादा शो ऑफ है। केतु के केस में शो ऑफ नहीं है, राहु के केस में शो ऑफ है। अगर आप राहु के सप्तम के, अगर आपकी कुंडली के अंदर वो योग है, तो समझ लीजिए कि आपको नेचर के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आना पड़ेगा। शिव जी की उपासना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शिव उपासना करते हो, किसी भी रूप में करते हो, तो राहु 7th के एडवर्स रिजल्ट्स नहीं आते। हालांकि यहाँ पे एक टर्म है कि मारक हो गया, लेकिन ये मारक नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए
और ये मल्टी रिलेशनशिप्स की जो कहानी है, इससे बचना चाहिए। है ये थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल कर लें, ज़ुबान पे कंट्रोल कर लें, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लें, उसका बेस्ट वे है मेडिटेशन। ब्रेन को कंट्रोल में ले, कई बार आपको ब्रेन चलाता है और कई बार ब्रेन हमें चलाना पड़ता है। अगर आप अपने ब्रेन के ऊपर वर्क करें, उसको कंट्रोल करें, तो आप इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं जो कॉम्प्लिकेशन राहु सप्तम में आ जाती है। जब तक तो राहु सप्तम का इंसान अपनी स्पाउस की, अपने पार्टनर की गलतियां एक्सेप्ट करता रहेगा, आंखों देखी करता रहेगा, बड़े ढंग से रिश्ता चलेगा। जिस दिन उसने मीन मेक निकालनी शुरू कर दी, जिस दिन वो केतु का इफेक्ट वहाँ ले आया, केतु क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मीन मेक निकालेगा। लेकिन राहु अगर इस चीज़ को इग्नोर कर जाए, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दे, कुछ चीज़ें होती हैं, की जा सकती हैं, अगर वो कर दे तो लाइफ बड़ी अच्छी स्मूथली चलती है। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप के अंदर भी अगर आप थोड़ा सा इग्नोरेंस दिखाएं, आप प्रिसाइजली छोटी छोटी गलतियाँ ना निकालें, तो आप उसको इग्नोर कर दें। कई बार हमें कुछ चीज़ें ना इग्नोर करनी चाहिए, उससे लाइफ में बेटरमेंट आती है। हर चीज़ का बवाल करना अच्छा नहीं होता। राहु दंगल भी करवा देता है, लेकिन अगर आप ब्लेस्ड हो तो यहाँ अगर 7 में राहु है तो आप मान के चलिए कि आप ब्लेस्ड हो, आप इग्नोर करने की क्षमता रखते हो, इग्नोर कीजिए। अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो तय है रिश्ता खराब होना। और सप्तम राहु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी मैरिड लाइफ नहीं चलती, इनकी पार्टनरशिप नहीं चलती। क्यों? वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। लड़के की कुंडली में हो, लड़की की कुंडली में हो, डजेंट मैटर। अगर आप दोनों में से किसी की कुंडली के अंदर है तो दूसरे स्पाउस की गलतियों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप यकीन मानिएगा आपका रिश्ता थ्रू आउट लाइफ चलेगा और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। महाकाल की उपासना करनी बड़ी ज़रूरी है। सप्तम राहु को महाकाल की उपासना करने से रिलीफ मिलता है, पेशेंस मिलती है, और उसका माइंड सेट जो होता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस जो होता है, उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। इसलिए महाकाल की पूजा आप ज़रूर किया कीजिए। सप्तम राहु का नेगेटिव इफेक्ट वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जितना इंतज़ार करते हैं वो आपकी शिकायतें सब ख़त्म हो जाती हैं जब ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि हम ये बोस्ट नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी बात है, इस मंच के अलावा ये बात कहीं और होती नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुनील जी आपको समझाते हैं और जिस आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको समझाते हैं और बिल्कुल डेप्थ में जाके समझाते हैं, वैसा कहीं और मिलना बिल्कुल मुश्किल है, ये मैं भी मानती हूँ। तो आज सुनील जी टिप क्या कहेगी? ओके, आज की टिप पब्लिक के लिए, सभी के लिए है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों के अंदर सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ों को बड़ा सीरियसली मानता हूँ कि कुंडली के अंदर लाख दोष हो, अगर कुंडली के अंदर पितृ दोष फॉर्मेशन है, बना हुआ है, आप यकीन मान के चलिए ज़िंदगी भर पेन्स आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपको अपने परिवार वालों के श्राद्धों की डेट्स नहीं मालूम। जब कोई इंसान ज़िंदगी से जाता है तो वहाँ पे उनकी एक डेट निकलती है, इन श्राद्धों में से एक पर्टिकुलर डेट होती है जो उनके लिए डेडिकेटेड होती है। अगर आपको वो नहीं पता, मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों को नहीं पता होता, तो आप एक जो सर्व पितृ श्राद्ध है, लास्ट श्राद्ध होता है, वो आप कर दीजिए। ब्राह्मण को कपड़े दे दीजिए, उसकी अगर वाइफ हैं उनको भी उनके लेडीज़ के कपड़े दे दीजिए, कि खाना खिलाइए, पैरों को हाथ लगाइए, पूर्वजों के लिए आप ब्लेसिंग्स मांगिए, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बनेंगे और आपका पितृ दोष का फॉर्मेशन जो कुंडली के अंदर बैड इफेक्ट दे रहा है वो ख़त्म हो जाता है। तो डेफिनेटली जो सर्व पितृ श्राद्ध है, जो लास्ट श्राद्ध रहेगा नवरात्रों से जस्ट पहले, उस दिन आप ये डोनेशन ज़रूर कीजिए। जिस मर्जी मज़हब के आप हों, जहाँ के मर्जी आप हों, लेकिन पितरों के लिए अगर आप शांति के लिए, उनके खाने के लिए, ये वो एनर्जी है, ये वो समय है जब पितर धरती के नज़दीक होते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं कि हमारे घर वाले जो थे, जहाँ हम थे, वहाँ पे हमें कुछ मिले। तो अगर आप वहाँ पे कुछ देते हैं उनको, तो डेफिनेटली आपका पितृ दोष कम होता है। और जब कुंडली के अंदर पितरों की ब्लेसिंग्स हो, लाख आपकी कुंडली ख़राब हो, अगर पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, आप बच जाते हैं। शील्ड का काम करती हैं, आपकी ज़िंदगी से अंदर जो दिक्कतें आती हैं उनको रोकने का काम करती हैं। तो ये पितृ दोष को इग्नोर ना कीजिएगा। इस पीरियड में, ये जो 15 दिन है, इस पीरियड में लास्ट श्राद्ध अगर डेट्स नहीं मालूम है तो ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर देख लीजिए कि आपको टिप भी जो मिली है वो रीसेंट टाइम के हिसाब से मिली है, अब के हिसाब से मिली है। तो फिर आप अपना ध्यान रखिएगा, हम जल्दी दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।